हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। अब हम देखने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी हमने जस्ट देखा है लास्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमारा अगला टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये सब बेसिक चीज़ें तो हमको पहले से ही पता है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी अगेन हम एक केमिकल रिएक्शन एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास केमिकल रिएक्शन में R रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन में चेंजेस होते हैं। तो उस चेंजेस के लिए हम एक पर्टिकुलर टाइम जोन में कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज इनिशियल टाइम पे जब हमारा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R0 एज्यूम कर लिया हमने और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P0 है। फिर टाइम आगे बढ़ेगा और कोई पर्टिकुलर टाइम हम एज्यूम कर लेते हैं 8t सेकेंड। तो t सेकेंड पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा RT, या इसे हम सिंपली R से भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इसके लिए वैल्यू होगा PT, या आप चाहें तो सिंपली P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसके लिए हमने दो अलग अलग फॉर्म देखे हैं। पहला जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्म में, वो हम जानते हैं। दूसरा रेट लॉ के अकॉर्डिंग भी जानते हैं। तो उन दोनों को हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिफरेंशिएशन फॉर्म, बाय डिफरेंशिएशन फॉर्म, तो ये हम कहाँ से देखेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस dr अपॉन dt। हम किसके टर्म्स में यहाँ पे बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट के टर्म्स में। इससे आप चाहें तो और क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। अगेन रेट ऑफ रिएक्शन बाय रेट लॉ। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग भी हमको रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना आता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू R। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और अगर ये ऑर्डर 1 है तो ऑब्वियस से बात है इसका पावर क्या होगा, 1। तो 1 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोई नीड नहीं है। तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को। तो हम सिंपली दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करेंगे, देखिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे होने वाला है माइनस dr अपॉन dt इक्वल टू, इस साइड में क्या है, k, और ये हो जाएगा r। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो d है ना, ये d रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन फॉर्म को। तो हम इसको आगे इंटीग्रेट करने वाले हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो d हमारे पास dr है मतलब रिएक्टेंट में वेरिएशन है, और दूसरा dt है मतलब टाइम में वेरिएशन है। तो हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग साइड में। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट के जितने भी टर्म्स है उसको मैं एक साइड कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस dr, और यहाँ से ये r को नीचे ले आता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा ये r, ठीक है, इक्वल टू, अब ये k तो यहीं रहेगा, इस माइनस को मैं इस साइड ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस k, और ये dt कहाँ चला जाएगा, इस राइट साइड में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अगला इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको इस डिफरेंशिएशन फॉर्म को, इस d को हटाना है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 3। ये चीज़ें हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा था, तो भी किया था, सेम चीज़ें हैं। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dr अपॉन r। तो यहाँ पे r का
इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा यहाँ पे, आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इक्वल टू, फिर देखिए यहाँ पे सिंपली ये माइनस के, ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ही यहाँ पे निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस के और अंदर में क्या बच जाएगा dt। अब जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा i, जिसे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेट कर लीजिए, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेशन आपको आता है ना, अगर नहीं आता है देखिए थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ, यहाँ पे 1/x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है ln x, जहाँ ln नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाएगा, 1/r का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln r, ln क्या होता है, लॉग होता है, नेचुरल लॉग, तो ये हो गया ln r इक्वल टू माइनस के, और यहाँ अंदर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में होता है वही आता है, ये हमको पता है, तो ये हो जाएगा t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा i। अब इसे आप अगला इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब हमको इस i की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम कंडीशन इनिशियल पे चलते हैं। तो इनिशियल कंडीशन पे क्या होगा, एट इनिशियली टाइम क्या होता है 0, और इस कंडीशन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, R0 के इक्वल होता है। तो इस कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln r की जगह पे क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के इंटू टाइम की वैल्यू 0 प्लस i। तो यहाँ से i की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो i की वैल्यू हमको सिंपली मिल चुकी है ln R0। क्लियर है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने वाले हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो r का वैल्यू, i का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। सो नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 से देखिए क्या होने वाला है, इक्वेशन नंबर 4 से हम इसको जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमको मिलने वाला है ln r इक्वल टू माइनस के इंटू टी, और i की प्लेस पे क्या हो जाएगा, ln R0, तो ये हो जाएगा ln और ये हो जाएगा R0। क्लियर है। ये हमको इक्वेशन मिल गया किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का। तो ये फॉर्मूला आपको अगेन पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इससे बहुत सारे अलग अलग फॉर्म देख सकते हैं। तो हम इसके बाद इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग फॉर्म देखेंगे, क्योंकि वो फॉर्म भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही हम इन पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो इसे इक्वेशन को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 5। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम इस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म देखने वाले हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन फॉर्म को अलग अलग तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो लॉग है ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई बेस पे। अगर हम इसको चाहें तो सबसे पहला काम ये कर सकते हैं, इसको log 10 के बेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हमको log 10 का वैल्यू पता होता है या उसको कैलकुलेट करना ईजी होता है। तो अगर हम इसको log 10 के बेस पे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ से देखिए क्या होने वाली है। ये यहाँ पर log e या नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2.303 log ये 10 में कन्वर्ट हो गया r। अगर मैं इस 10 बेस को ना भी लिखूँ तो आप समझ जाइए, जब log log लिखा हो तो इसका मतलब वहाँ पे बेस 10 ही एग्जिस्ट करता है। फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस, यहाँ पर भी इस नेचुरल लॉग को हम log 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2.303 और ये हो जाएगा log 10 और ये हो गया R0। क्लियर है। अब देखिए हमको अगर यहाँ पे log 10 R के फॉर्म में इसको रखना है तो पूरे इक्वेशन में 2.303 का हम डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा log 10 R इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा माइनस के इंटू टी अपॉन 2.303, यहाँ पे प्लस ये वाला सिंपली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log 10 और ये हो गया R0। तो इस तरह से हमको एक नया फॉर्म मिल गया इस इक्वेशन का। तो इसको भी हमको माइंड में रखना है। और अगर इसको माइंड में ना भी रहे तो कोई यहाँ पर हमारे लिए खास
परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन हमको पता है तो हमको सिंपली क्या करना है, नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट कर देना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम चाहें तो इसको भी क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6। बट मैं हमेशा इसी बात को प्रीफर करूंगा कि आप इस इक्वेशन को याद रख लीजिए। ठीक है, सिर्फ एक इक्वेशन, बाकी को आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन नंबर 5 से ही हम और इक्वेशन फॉर्म करते हैं और अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 से अगर हम इस KT की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे। इस KT को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये हो जाएगा KT इक्वल टू इस ln r को उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ln r0 माइनस ln r। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये KT इक्वल टू ln, यहाँ पे ln a माइनस ln b क्या हो जाता है, ln a अपॉन b। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r0 अपॉन r। लॉग का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्म हमको मिल गया, ये फॉर्म भी हमको पता होना चाहिए। यहाँ से अगर आप चाहो तो इस ln जो नेचुरल लॉग है जिसका बेस e होता है तो उसको e के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं पहले चेंज कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड को पहले लिख लेता हूँ मैं, तो ln ये हो जाएगा r0 अपॉन r और इक्वल टू ये हो गया KT, ये हो गया KT। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ से इस ln को रिमूव करना चाहें तो ये e के फॉर्म में कैसे बनेगा, ये हो जाएगा r0 अपॉन r इक्वल टू ये ln उधर जाके क्या हो जाएगा, e का बेस फॉर्म कर देगा और e की पावर KT। तो ये भी हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात है। अब इसको आप चाहो तो r के टर्म्स में फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखिए यहाँ पे इसको एक बार आप चेंज कर दीजिए, इसको पलट दीजिए। जब इसको आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको इन्वर्स कर लेंगे तो ये हो जाएगा r अपॉन r0 और इसको इन्वर्स करने पे ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर KT। ठीक है, अब आप इसे यहाँ रिमूव कर लीजिए तो ये हो जाएगा r और r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r0 यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा r0 और जब आप इसे वापस ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि हम x की पावर -1 और 1 अपॉन x को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 अपॉन x के फॉर्म में है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा e की पावर -KT। तो कभी कभी आपको ये फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है या कभी कभी इस फॉर्मूले का ग्राफ भी आपको देखने को मिल सकता है, जो अभी हम आगे ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप हर एक इक्वेशन के लिए देख सकते हैं, बट हम अभी देखेंगे फर्स्ट इस इक्वेशन के लिए ग्राफ की बात करेंगे हम, और ये तो आपको याद होना ही चाहिए। दूसरा हम इस इक्वेशन के लिए ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। देन हम उसके बाद देखेंगे हाफ लाइफ। तो अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस टू इक्वेशन। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जिन दो इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं उन इक्वेशन को समझते हैं और वो चीज़ें हमको याद होनी भी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपको हमेशा याद रखना ही रखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, ln r इक्वल टू -KT प्लस ln r0, जहाँ ln किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल लॉग को। आप चाहें तो इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, तो आप इसे लॉग इसका बेस e रख करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log e r इक्वल टू -k इंटू टी प्लस इसको भी अगेन आप क्या लिख सकते हैं log e और ये हो जाएगा r0। तो आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए अगर हम इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करें तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। देखिए यहाँ पे कैसे फॉलो करता है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर इस इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर x और y क्या होता है, एक्सिस होता है। तो यहाँ पर x की प्लेस पे क्या है, किसी भी एक इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो चलिए ऊपर वाले कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा t, तो x एक्सिस को टाइम t रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ y एक्सिस को ln r रिप्रेजेंट करेगा।
सी होता है इंटरसेक्शन, तो इस इंटरसेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ln r0 करेगा। जहां पर m स्लोप होता है तो ये स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करेगा, -k रिप्रेजेंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके एक्सिस को रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो ये हमारे पास एक्सिस है, ये है वर्टिकल एक्सिस और ये है इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तो हम जनरली से एक्स एक्सिस समझते हैं। तो एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम टी, तो ये हो जाएगा टाइम का एक्सिस। वाई एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ln r0, तो इससे हम क्या ले लेते हैं, इससे हम ले लेते हैं ln r, सॉरी r0 नहीं r है ये, तो ln r। तो ये जो हमारा एक्सिस है ln r। अब देखिए ग्राफ प्लॉट करने का बेसिक फंडा क्या होता है, आप एक एक्सिस को स्टार्ट कीजिए वैरी करना। तो हम इस टाइम के एक्सिस को वैरी करना स्टार्ट करते हैं। तो टाइम t इक्वल टू जब हम 0 एज्यूम करते हैं तो उस कंडीशन में देखते हैं कि ln r की वैल्यू हमको क्या मिलती है। तो यहाँ पे देख लीजिए 8 टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन में, इस इक्वेशन में, इसे आप चाहो तो इक्वेशन नंबर ए कह सकते हो। इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दीजिए टाइम t इक्वल टू 0, तो आपको ln r की वैल्यू मिल जाएगी। तो ln r की वैल्यू क्या मिलने वाली है, देखिए यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ln r इक्वल टू ln r0। और ये कोई नया चीज़ नहीं है, हमको पता है कि r क्या होता है, r0 के इक्वल होता है इनिशियल कंडीशन में। तो बस यही चीज़ें, तो यहाँ हम इसको पुट कर लेते हैं। जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो इस ln r में कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये हमारे पास कोई वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने क्या एज्यूम कर लिया, ln r0, ठीक है। अब हम दूसरा कंडीशन एज्यूम करते हैं, जब ये पूरा रिएक्टेंट फिनिश हो जाएगा 0, मतलब इस एक्सिस पे आ जाएगा, तो वो टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो नेक्स्ट कंडीशन हम एज्यूम कर लेते हैं 8 टाइम t इक्वल टू टीसी। टीसी क्या होता है, टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन पे क्या हो जाएगा, t की वैल्यू जब tc होगी, मतलब यहाँ पर ये वाला वैल्यू पूरा फिनिश हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा रिएक्टेंट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ln r की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू -k इंटू टाइम की वैल्यू हो जाएगी tc प्लस ये क्या रहेगा, ln r0। ये इनिशियल कंसंट्रेशन r0 है। तो यहाँ से आप tc की वैल्यू निकाल लीजिए। तो tc की वैल्यू क्या हो जाएगी, k अपॉन ln r0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या है। तो ये टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या है, जिस समय हमारे रिएक्टेंट का पूरा पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका हो, उसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो ये टाइम ऑफ कंप्लीशन हम कहीं इधर पे एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज ये है टाइम ऑफ कंप्लीशन टीसी, और इस टीसी की वैल्यू हमको क्या मिली है, k अपॉन ln r0। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पे रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 हो चुका है। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर लीजिए, तो ये हमको क्या मिल गया, एक ग्राफिकल एक्सप्रेशन मिल गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। यही जो ग्राफ है किसके लिए है, इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला ग्राफ, जिसका टाइम में इंटरसेक्शन है k अपॉन ln r0। यहाँ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में एक्सप्रेशन है, या इंटरसेक्शन पॉइंट भी इसको आप बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आप इसको इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट पॉइंट हमारा पास ln r0 जो c को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसका स्लोप क्या होगा। इसके स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये हमने एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये होता है 90 डिग्री का, और यहाँ पे होगा थीटा, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था इसके लिए। तो ये जो हमारे पास दिख रहा है इसका स्लोप, ये स्लोप किससे रिप्रेजेंट होगा, -k से। तो ये -k क्या होगा, इसका स्लोप, ठीक है। और ये स्लोप एक्चुअल में और कुछ नहीं, यही क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये थीटा है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, और यहाँ पर क्या होगा बेस। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है
कि टेन थीटा का एक्चुअल वैल्यू इन दोनों से रिप्रेजेंट होगा। तो आप चाहें तो माइनस के इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फर्स्ट इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। तो इसको मैं यहाँ से पार्ट कर देता हूँ इसका मैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन हम ले लेते हैं R इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये इक्वेशन हम यहीं से डिराइव किए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये e का पावर माइनस के टी मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्सपोनेंशियल कर्व के बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो अभी समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर मान लो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और उस एक्सपोनेंशियल ग्राफ में अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो क्या होगा, निगेटिव साइन है तो क्या होगा, दोनों चीज़ यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ से लेट सपोज हमारे पास जो इक्वेशन है वो e की पावर पॉजिटिव x के लिए है। तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम e की पावर माइनस एक्स के लिए बात करें जो निगेटिव स्लोप है, तो निगेटिव स्लोप इंटरसेक्शन पॉइंट से इस तरह से डीके हो जाएगा, ठीक है। इसकी बिल्कुल प्लॉटिंग होती है, डिटेल में इसकी बात हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन आपको शॉर्ट में ये बातें समझ में आनी चाहिए कि e की पावर अगर पॉजिटिव है तो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, या हो सकता है कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ना मिले तो ये जीरो से यहाँ पे जाकर के वैरी कर सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही वैरी करेगा। और ये अगर निगेटिव स्लोप है, निगेटिव है, माइनस में है, तो इसका मतलब ये डीके होगा। तो डीके होगा तो इस तरह से डीके होगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे इस इक्वेशन पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए अब हम बात करेंगे इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करने की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो एक्सिस रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है एक वर्टिकल एक्सिस और ये हमने सेकंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया। हमेशा की तरह इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकल एक्सिस को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दो अलग अलग कंडीशन हम एज्यूम कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए बेसिक तरीका क्या है, टाइम को पहले वैरी करना स्टार्ट करते हैं, इस एक्सिस को वैरी करते हैं। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये हम चेक कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे जब टाइम t इक्वल टू 0 हो, फर्स्ट कंडीशन टाइम t इक्वल टू जब 0 हो तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन को आप चाहो तो इक्वेशन नंबर बी भी कह सकते हो। तो इक्वेशन बी में आप टाइम t की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो e की पावर 0, और e की पावर 0 मीन्स एनीथिंग पावर 0 मीन्स 1 होता है। तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 1 हो गया। तो सीधा सीधा r इक्वल टू आर नॉट मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए r इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, r इक्वल टू आर नॉट। और ये भी कोई सरप्राइजिंग वैल्यू नहीं है, हम तो इसको एज्यूम ही करते हैं इनिशियल कंडीशन में रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 पे हमको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या मिल गया, ये मिल गया आर नॉट। तो ये है हमारे पास आर नॉट की वैल्यू। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया किसमें, यहाँ पर रिएक्टेंट के एक्सिस में। अब हम बात करते हैं उस टाइम की जिस टाइम पे हमारा पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उस टाइम को हम कहेंगे टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो जब रिएक्टेंट का पूरा पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास है जब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ कंप्लीशन हो जाएगा, मीन्स रिएक्टेंट का पूरा कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को अब अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, बट उससे पहले थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो देखिए अरेंज करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ये r इक्वल टू आर नॉट, इस नेगेटिव साइन को मैं हटा करके इसको डिनोमिनेटर में ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा e की पावर k इंटू टी। अब देखिए इसी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर k इंटू टी इक्वल टू आर नॉट अपॉन r। अब हम इस इक्वेशन में इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, कंडीशन नंबर 2 को। तो कंडीशन 2 को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, e की पावर k इंटू टी इक्वल टू
आर नॉट को तो आर नॉट ही रहने दो और इस टी को आप क्या लिख लीजिए, टी सी, टाइम ऑफ कंप्लीशन, अपॉन आर की जगह पे क्या हो जाएगा 0। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमको क्या मिलने वाली है, यहाँ पे e की पावर k इंटू टी सी इक्वल टू हो गया इनफाइनाइट, और सिंपली आपको यहाँ से टी सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टी सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन में टाइम इनफाइनाइट को रीच करेगा, क्लियर है। और इनफाइनाइट को रीच कर रहा है, इसका मतलब ही हमारा जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आप एक्सपोनेंशियल डीके कर्व को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है किसके लिए, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले इक्वेशन के लिए, और जहाँ पे इसका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है किससे, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस के को, क्लियर है, या माइनस के यहाँ पे स्लोप है। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, नोट कर लीजिए आप। फिर हम इसके लिए हाफ लाइफ टाइम देखने वाले हैं। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ या हाफ लाइफ टाइम की। तो हाफ लाइफ क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो टाइम जिस टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए, उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। अब इस हाफ लाइफ टाइम को हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे हाफ लाइफ या हाफ लाइफ टाइम, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टी हाफ से, ठीक है। तो अगर हमारा टाइम क्या है, टी हाफ है, अगर टाइम क्या है, अगर टाइम है टी इक्वल टू टी हाफ, तो इस कंडीशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट का हाफ हो जाएगा। ये कंडीशन किसके लिए होता है, ये कंडीशन होता है हाफ लाइफ के लिए या हाफ लाइफ टाइम के लिए। इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन जो मैंने याद रखने के लिए बोला था, वो बिल्कुल पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो क्या है वो इक्वेशन, ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट, जहाँ ln नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इक्वेशन को अगर हम थोड़े से अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमको टी हाफ की बात करनी है, मतलब टाइम की बात करनी है, तो टाइम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा k इंटू टी, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया, अब इसको इधर ट्रांसफर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये ln r नॉट माइनस ln r, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू टी इक्वल टू ln, और इसे आप कैसे लिख सकते हैं, r नॉट अपॉन r, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इस फॉर्मूले को हमने, इस फॉर्म को हमने इस इक्वेशन से डिराइव किया था जब हम इसके अलग अलग फॉर्म देख रहे थे तब। तो अगर आपको ये फॉर्म मेमोराइज है, याद है, तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको। अदरवाइज यहाँ से आप सिर्फ इस इक्वेशन को भी याद करके आप आगे डिराइव कर सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इस हाफ लाइफ की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से k इंटू टी, तो t की जगह पे क्या हो जाएगा टी हाफ, और इक्वल टू ln की प्लेस पे तो ln ही रहेगा, और r नॉट की प्लेस पे भी r नॉट रहेगा, लेकिन r की प्लेस पे क्या हो जाएगा, r की प्लेस पे r नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इस r नॉट और r नॉट को कैंसिल कर लेंगे, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो फाइनली इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं k इंटू टी हाफ, और ये बन जाएगा ln 2, क्लियर है। अब देखिए इसको अगर मैं टी हाफ के फॉर्म में लिखूं तो क्या बन जाएगा, ये टी हाफ के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल टू ln 2 अपॉन k। तो कभी कभी ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसे भी आप माइंड में रखिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो ln 2 को वैल्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ln 2 का वैल्यू जनरली हमको पता नहीं होता है, लेकिन इसे हम log 10 में कन्वर्ट करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू, इसे अगर हम नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट करें तो 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हो गया log 10 2 अपॉन के। log 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो उसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये
टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के। इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो ये फाइनल वैल्यू है जो आपको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेगा। और अगेन ये ऑल टाइम इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। इस रिलेशन को देख के हमें एक चीज़ है जो ध्यान में आनी चाहिए, यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे आर वाला कोई टर्म्स आया ही नहीं है। इससे आप बोल सकते हैं कि ये जो हाफ लाइफ टाइम है ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। जबकि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या देखे थे, ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली हमने देखा था टी हाफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। अच्छे अच्छे एग्जाम्स में एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। और वहां आपको क्या ध्यान में रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ टाइम है ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये किस पर डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट पे। तो यहाँ पे आप इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं कि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, और यू कैन से के। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट स्टडी कर ली है किसके बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। अब हम इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।